जय हिंद साथियों। द करंट वायर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 अगस्त को विभिन्न हिंदी अखबारों में प्रकाशित संपादकीय लेखों को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला संपादकीय इसमें भारत ने आपदा को बनाया अवसर। किसने लिखा है? ये लिखा है हमारे पूर्व आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम साहब ने। तो इसमें यह बताया गया है कि जहां आज पूरी दुनिया में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, वहीं भारत अपने नीतिगत फैसलों से इससे बचा रहा है। तो दुनिया कोविड महामारी के झटकों से उबरने की कोशिश कर रही थी, है ना। उसी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध भी हो गया, उससे भी मुश्किलें बढ़ गईं। अब दोनों तरफ से संघर्ष करना पड़ रहा है, एक तो कोविड और दूसरा रूस यूक्रेन का युद्ध। चूँकि अभी भी पूरा विश्व कोविड पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया है, लिहाजा उसके सामने इससे बचाव के उपाय लागू किए रखने की मजबूरी बनी हुई है। इसके साथ ही कोविड और यूक्रेन संकट से आपूर्ति श्रृंखला टूटने के चलते बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को संभालने में दुनिया भर के देशों के पसीने छूट रहे हैं, यानी काफ़ी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब पिछले दिनों एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, उन्होंने यह कह दिया कि भारत को छोड़कर अधिकांश देश मंदी से दो चार होने के लिए तैयार रहे हैं। अब इससे और इनकी चिंता बढ़ गई। और हाल ही में आई अमेरिकी विकास दर के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते प्रतीत हो रहे हैं कि लगातार 2 तिमाहियों में उसकी विकास दर में गिरावट आई है। तो जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सब मंदी की बात करने लगे हैं इसी के आधार पर। अमेरिका में मंदी की आहट है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? भारत अगर मंदी के खतरे से बाहर दिख रहा है तो इसका कारण इसकी कोविड काल के दौरान अपनाई गई सफल नीति है, और उस नीति के सकारात्मक पहलुओं को देखकर आज पूरा विश्व हैरान सा दिख रहा है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को जहां कोविड महामारी से बड़ा झटका लगा है, वहीं भारत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नीतिगत फैसलों से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हालात पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रूगमैन कहते हैं कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई और मंदी का कारण कोविड महामारी के दौरान अभूतपूर्व खर्च है। तो भारत और दुनिया के बड़े बड़े देश उन सब की जो कोविड नीति पर अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने, यानी जो विकसित हैं और जो विकासशील हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं ने मुख्य रूप से मांग को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति पर फोकस किया। वहीं भारत ने क्या किया? भारत ने आपूर्ति की कमी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। कोरोना काल में भारत ने मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान दिया। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए तर्कसंगत राजकोषीय नीति। दूसरा, आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करने के लिए जरूरी सुधार। और तीसरा, विशेष क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन। इसके अलावा भारत ने कोविड काल के दौरान करदाताओं की
जितना भी मतलब टैक्स आया है करदाताओं से, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए मांग पक्ष को मजबूत करने के लिए किया। और उसके लिए एक नीति बनाई, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 80 करोड़ नागरिकों को अनाज और दालों की आपूर्ति की गई। अब इससे क्या हुआ, इससे राजकोष पर कोई बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि अन्न का भंडार जो पहले से मौजूद था उसका ही इस्तेमाल किया गया। अब भारत सरकार की जो पूर्व में योजनाएं थीं, जैसे जनधन योजना, तो मोदी सरकार जब आई उसके 2014 के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 40 करोड़ से अधिक बैंक खातों के माध्यम से जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग के लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर प्रत्यक्ष लाभ दिया गया, यानी डायरेक्ट उन्हें लाभ दिया गया। चूँकि बैंकों के पास उधारकर्ताओं के बारे में सारी छोटी बड़ी जानकारी मौजूद थी, इसके माध्यम से जनधन खाते के माध्यम से मौजूद थी, इसलिए बैंकों द्वारा छोटी कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा शहरी गरीबों को कर्ज देने के लिए सरकार ने ऋण पर अपनी गारंटी दी। अब सरकार की गारंटी थी तो इस कर्ज से सुनिश्चित हुआ कि पैसे का सही रूप में संकटग्रस्त लोगों तक ही पहुंच रहा है। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि कर्ज का भुगतान कोविड काल में ना करके अर्थव्यवस्था ठीक होने पर करना था, तो इससे भी लोग जो है निश्चिंत होकर कर्ज ले रहे थे और उसे खर्च कर रहे थे। अब इससे लोगों को कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी थी कि अभी हमें नहीं देना है वापस पैसा। ऐसे उपायों से संकटग्रस्त लोगों तक 100 रुपये पहुँचाने के लिए सरकार को केवल 5 रुपये खर्च करने पड़े, और वह भी तब जब अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली। अब जरा इस तरह की दूरदर्शी नीति की तुलना वर्ष 2008 में आए वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बनाई गई विफल नीति से करें। तो लेखक 2008 की जो नीति थी उसको विफल कह रहा है। लेखक कहते हैं, उस दौरान कृषि ऋण को माफ़ किया गया, जिसका लाभ सिर्फ अमीर किसानों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक पहुंचा। यहाँ तक कि उस दौरान आपूर्ति पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने के बाद भी महंगाई 1.5 वर्षों के लिए उच्च दोहरे अंकों में रही। आज तो महंगाई काबू में है, 7% के आसपास है। अगर देश इस तरह की नीति पर आज आगे बढ़ा होता तो मुद्रास्फीति 1.5 वर्षों से अधिक समय के लिए 20% से ज़्यादा रहती। समझ लो आज जब ये हाल है तो 20% से जब मुद्रास्फीति रहती तो क्या होता। इससे केवल अमीरों को ही फ़ायदा पहुंचता। वैश्विक मंदी के दौरान वर्ष 2008 में भारत और दुनिया के कई देशों की विफल नीति अर्थशास्त्री कीन्स के सुझावों का परिणाम थी, लेकिन विचार की स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और साहस के समायोजन से कोविड के दौरान भारत ने शेष देशों के मुकाबले अलग तरह से कामयाबी पाई है। इस प्रकार देखें तो भारत ने महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला की दिक्कतों को न सिर्फ वक्त से पहले ही भांप लिया, बल्कि उसे दूर करने के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित किए। भारत ने मांग और आपूर्ति दोनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। कोविड के दौरान पूंजीगत खर्च 13.5% बढ़ा, जबकि अगर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो यह 5% कम हुआ था। बड़े पैमाने पर पूंजीगत खर्च से अर्थव्यवस्था को बल मिला और इसका अच्छा प्रभाव हुआ। इसलिए आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जब हम दो संकट की तुलना करते हैं
तब उस वक्त की सरकारों के द्वारा उठाए गए कदमों और अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी समझ को साफ तौर पर देखने का मौका मिलता है। दरअसल हम भारत में हर चीज़ को लेकर अतिरंजित प्रतिक्रिया करते रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मिली-जुली। लेकिन जहाँ तक अर्थव्यवस्था को लेकर भारत के भविष्य का सवाल है, तो इसमें वैश्विक स्तर पर तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावनाएं मौजूद हैं। तो ये लेखक कौन है? लेखक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा आर्टिकल है ताइवान और चीन पर। तो ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने लगा है। तो हाल ही में ताइवान की यात्रा पर पहुंची अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीनी साम्राज्यवादी और उसकी आक्रामक नीतियों के खिलाफ काफ़ी मुखर रही हैं। दलाई लामा से उनके संपर्कों के चलते भी चीन उनकी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहा है। वर्ष 2008 में नैन्सी पेलोसी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की यात्रा की थी, जिस दौरान उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात भी की थी। ऐसा माना जाता है कि नैन्सी पेलोसी और दलाई लामा के बीच नज़दीकी को चीन पसंद नहीं करता। जाहिर सी बात है, चीन पसंद नहीं करता। एक कानून निर्माता और हाउस स्पीकर के रूप में नैन्सी ने कई बार तिब्बत के धर्मगुरु की प्रशंसा भी की है और एक एक्टर रिचर्ड गियर के साथ मिलकर तिब्बत के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम किया है। वहीं यह सर्वविदित है कि चीन तिब्बत को भी अपना अभिन्न अंग मानता है और उसकी आज़ादी और अधिक स्वायत्तता से जुड़े प्रयासों को नापसंद करता है। तिब्बत में किसी भी प्रकार की जागरूकता, अधिकार आधारित आंदोलन बढ़ाने की बात को वह अलगाववादी मुद्दे के रूप में देखता है। इसलिए चीन यह चाहता रहा है कि अमेरिकी कानून निर्माता और राजनयिक तिब्बत की आज़ादी के मुद्दों को हवा देने से दूर रहे। अब ये भी है कि नैन्सी पेलोसी के विधायी ज़िला जो है उनका सैन फ्रांसिस्को में करीब 32% आबादी एशियाई लोगों की है। तो इनका राजनीतिक हित भी जुड़ा है उससे, जिसमें ताइवान और तिब्बत मूल के भी लोग रहते हैं। नैन्सी पेलोसी आत्मनिर्धारण के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भाषण देती हैं, जिसे चीन संदेह की नज़र से देखता है। अब इन्होंने पिछली बात बताई है कि वर्ष 1991 में जब नैन्सी पेलोसी अपने राजनीतिक करियर के शुरुआत के दौर में थी, तब उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने कुछ जगहों पर लोकतंत्र के समर्थन में बैनर्स भी लहराए थे और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों पर चीन का विरोध किया था। इस प्रकार नैन्सी की चीन विरोधी सक्रियता इसे यानी चीन को खटकती रहती है। चलिए ताइवान पर अमेरिकी नीति की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ताइवान मुद्दे पर अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता रहा है। उसकी वन चाइना पॉलिसी सामरिक दुविधा यानी स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी के रूप में
विश्व समुदाय में देखी गई है, जिसका मतलब है कि एक तरफ अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, वहीं वह ताइवान की सुरक्षा और उसे समर्थन देने के लिए भी वचनबद्ध है। अमेरिका और ताइवान के बीच हो चुके ताइवान डिफेंस पैक्ट में कहा गया है कि यदि बीजिंग ताइवान को बलपूर्वक लेने की कोशिश करता है तो अमेरिका ताइवान को सुरक्षा सहयोग देगा। अब ये मामला इंडो पैसिफिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी सामरिक भौगोलिक स्थिति चीन और अमेरिका दोनों की ही महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। चूँकि ताइवान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के संधि स्थल पर स्थित है, इस लिहाज से यह इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दरअसल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और ताइवान सहित अन्य सभी ऐसे देश इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अपने समुद्री क्षेत्रों में चीन के युद्धपोतों या उसके कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के प्रयासों का विरोध करते हैं, जो इस बात का विरोध करते हैं कि उनके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके उनके अधिकार वाले प्राकृतिक गैस, तेल, खनिज संसाधन और मत्स्य संसाधन के भंडारों पर चीन निगाह नहीं रख सकता। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के मद्देनज़र ताइवान का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि वहाँ लोकतंत्र के प्रसार और मानवाधिकार के संरक्षण का समर्थन अमेरिका जैसे देश खुलकर करते हैं। ताइवान में चीन द्वारा अवैध एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाना यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का उल्लंघन है। ताइवान में चीन द्वारा अवैध एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का उल्लंघन है। अब यही कारण है कि नैन्सी पेलोसी ने कहा, क्या कहा, आज विश्व डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच किसी एक को चुनने की चुनौती का सामना कर रहा है। ऑटोक्रेसी से उनका आशय है चीन जैसे अधिनायकवादी सोच के राष्ट्रों से था। नैन्सी ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ताइवान सहित दुनिया के अन्य क्षेत्रों में लोकतंत्र के संरक्षण के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका है। यानी ये कह रही हैं कि अमेरिका दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर लोकतंत्र के संरक्षण के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका है। नैन्सी का कहना था कि एक निरंकुश एक तंत्रीय शासन और सोच वाला चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहभागिता करने से तो रोक रहा है, लेकिन वह विदेशी नेताओं को ताइवान भ्रमण से नहीं रोक सकता। संदेश साफ था कि भले ही चीन ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता न दे और देशों को भी इस काम के लिए तैयार करे और ताइवान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता न लेने दे, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान की संप्रभुता और अखंडता को इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और अखंडता के प्रश्न से जोड़कर चीन के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। अमेरिका ताइवान को एक लीडिंग डेमोक्रेसी और टेक्निकल पावर हाउस मानता है। अमेरिका ने माना है कि ताइवान इंडो पैसिफिक में उसका एक पार्टनर है। वैसे अमेरिका का ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों के बीच एक मजबूत अनौपचारिक संबंध है। अमेरिका का मानना है कि दोनों देश साझे मूल्यों और लाभप्रद वाणिज्यिक आर्थिक संबंधों को साझा करते हैं। वैसे अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वह चाहता है कि ताइवान से संबंधित विवादित मामलों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाए। ताइवान रिलेशंस एक्ट के ज़रिए ही
अमेरिका ताइवान को पर्याप्त आत्मसुरक्षा क्षमता देने के लिए प्रतिरक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है, उसे हथियार बेचता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान वैसे ही सिटीजन और काउंसलर सेवाओं को प्रदान करता है, कैसे? जैसे डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए प्रदान किया जाता है। ताइवान अमेरिका के आर्थिक संबंधों की चर्चा करें तो ताइवान की आर्थिकी बहुत उन्नत है, जिसने वर्ष 2021 में 786 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है। अमेरिका और ताइवान के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। दोनों के बीच इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप डायलॉग होता है। ताइवान अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका ताइवान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका ने 2019 में ताइवान के जिन वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया था, उसके चलते लगभग 2 लाख अमेरिकी रोजगार का सृजन हुआ था। वर्ष 2020 में ताइवान का अमेरिका में कुल निवेश 137 अरब डॉलर था। ताइवान अमेरिका में विनिर्माण, होलसेल ट्रेड और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस में प्रत्यक्ष निवेश करता है। ताइवान और अमेरिका दोनों ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं, जैसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ष 2015 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क का गठन किया था, जो कि ताइवान के विश्व स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के तहत ताइवान और उसके पार्टनर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सप्लाई चेन, ऊर्जा, महिला अधिकार और आपदा राहत के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2019 में जापान इस फ्रेमवर्क का वैश्विक साझेदार बना और 2021 में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया। भविष्य में ताइवान पर यदि चीन का कब्जा हो जाएगा तो सीधा खतरा अमेरिका के लिए होगा। क्या होगा? गुआम और हवाई द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इससे वहां पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता भी मिल सकता है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को दुष्प्रभावित करेगा। इसलिए अमेरिका ताइवान का समर्थन करता रहता है और उसे सैन्य सहायता से लेकर कूटनीतिक मदद तक करता है। अब अगर हम ताइवान और भारत संबंधों की बात करें तो भारत की क्या है ताइवान नीति? भारत का अभी तक ताइवान के साथ कोई औपचारिक व कूटनीतिक संबंध नहीं है। भारत वन चाइना पॉलिसी को ही मान्यता देता है। इसके पीछे कारण यही है कि पहले से ही चीन के साथ सीमा विवाद हैं इतने सारे भारत के, और भारत चीन को और ताइवान के मुद्दे पर नहीं भड़काना चाहता। लेकिन धीरे धीरे भारत की अब जो ताइवान नीति है वो बदल रही है। दिसंबर 2010 से अगर बात करें तो दिसंबर 2010 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ जब भारत की यात्रा पर आए थे, तब जारी किए गए संयुक्त दस्तावेज में भारत ने वन चाइना पॉलिसी के समर्थन की बात का उल्लेख नहीं किया था। चीन ने भारत को अपना संदेश दे रखा है कि अगर वह वन चाइना पॉलिसी को बनाए रखता है तो इससे दोनों देशों के बीच में पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा। लेकिन हाल के समय में भारत ने इस पॉलिसी का समर्थन करने की बात को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि बीजिंग ने भी चीन की यात्रा करने वाले
जम्मू कश्मीर के नागरिकों को नॉर्मल वीज़ा की जगह नत्थी वीज़ा जारी किया, जो भारत को पसंद नहीं आई। अब ये भी ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2014 में भारत के नवनियुक्त ताइवान के एम्बेसडर और तिब्बत के राष्ट्रपति को भी कहाँ गया भारत के नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ था, उसमें ताइवान के एम्बेसडर और तिब्बत के राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया था, और इसके माध्यम से भारत ने चीन को एक संदेश दे दिया था। भारत ताइवान के साथ व्यापारिक आर्थिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है। व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई में भारत का एक कार्यालय है जो कूटनीतिक कार्यों को संपन्न करता है। इसके अलावा एक इंडिया ताइपेई एसोसिएशन और ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर भी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन दोनों संस्थाओं के जरिए भारत और ताइवान के संबंधों को मजबूती देने की कोशिश की जाती है। बीते वर्षों में चीन द्वारा गलवान घाटी में हमले के बाद भारत ने ताइवान में अपने नए राजदूत को भी नियुक्त किया था। चूँकि भारत क्वाड, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे संगठनों समेत प्रशांत महासागरीय सुरक्षा के अभ्यासों का भी हिस्सा है, इसलिए उसका दायित्व बनता है कि वह ताइवान मसले पर बेहतर रणनीति बनाकर आगे बढ़े। तो ये था हमारा ताइवान पर आर्टिकल। अब आगे देखते हैं। एक ये आर्टिकल है, निजता है सर्वोपरि। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जब जो डेटा सुरक्षा बिल था उसको वापस ले लिया सरकार ने, तो ऐसे वक्त में जब निजी डेटा की सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील मामला बन चुका है, 2019 से निजी डेटा की सुरक्षा का इंतज़ार कर रहे उपभोक्ताओं का इंतज़ार कुछ और लंबा हो गया है। सरकार ने बुधवार को डेटा संरक्षण विधेयक 2021 वापस ले लिया है। इस विधेयक पर भारी विवाद था और फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां लगातार इसका विरोध कर रही थीं। विधेयक में कुछ बेहद कड़े नियमों का प्रावधान था, जिसके तहत निजी कंपनियों को अपने ग्राहकों के बारे में विस्तृत सूचनाएं भारत सरकार के साथ साझा करनी होती थी। तो इसे देखा गया कि सरकार की टेक कंपनियों पर नकेल कस रही है सरकार। तो इस विधेयक को भारी विरोध के बाद संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। सरकार का कहना है कि वह अब नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक विधेयक पेश करेगी। विपक्ष को विधेयक वापस लेने पर भी ऐतराज है। डेटा संरक्षण विधेयक में लोगों के व्यक्तिगत आंकड़ों के इस्तेमाल एवं प्रवाह को वर्गीकृत करने के अलावा निजी डेटा के प्रसंस्करण के बारे में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के भी प्रस्ताव थे। इसमें डेटा प्रसंस्करण वाली इकाइयों की जवाबदेही तय करने और अनधिकृत इस्तेमाल की स्थिति में बचाव के कदमों का उल्लेख भी किया गया था। पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था
और उस समय जांच के लिए जेपीसी के पास भेजा गया था, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था। विधेयक के 2019 के मसौदे यानी ड्राफ्ट, ठीक है, मसौदे में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव था, जो देश के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता। बिल यूरोपीय जनरल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन के समान था। सरकार ने कहा है कि भारत में संवेदनशील निजी जानकारियों के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं हैं। अब प्रस्तावित कानून से भारत सरकार के फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी निजी टेक कंपनियों के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ रहा था, तो इस वजह सरकार ने इसको वापस ले लिया। अब उम्मीद है कि संसद के अगले बजट सत्र में नया विधेयक पारित हो जाएगा, ऐसा लेखक का कहना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आर्टिकल है नवभारत टाइम्स से। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत रणनीति को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में शामिल करते हुए मंजूरी दे दी है। भारत सरकार का यह कदम वैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धताओं और उससे जुड़े दायित्वों के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है, लेकिन कुछ हलकों से यानी कुछ लोग कह रहे हैं, यह भी बात उठ रही है कि कैबिनेट के इस ताज़ा कदम में भारत के अपने कमिटमेंट जो उसने ग्लासगो सम्मेलन किए थे उससे पीछे खिसकने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्लासगो के COP26 सत्र में किए गए पंचामृत सूत्र में 5 प्रतिबद्धताएं घोषित की गई थी, जबकि मंत्रिमंडल द्वारा प्रतिबद्धताओं में 2 का ही जिक्र है। ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जिन 5 प्रतिबद्धताओं की बात कही थी वे हैं: भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक कर लेगा। दूसरा है वह अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरी करने लगेगा। तीसरा, अभी से 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। इकॉनमी की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी लाएगा। और पांचवा, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। तो इसी के तहत बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किए गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 ही प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया गया है। एक, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता जीडीपी के 45% तक घटाना, और दूसरा 50% ज़रूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरी करना। तो इस वजह से लोग जो है परेशान होने लगे कि 5 प्रतिबद्धताएं बताई थी, आप तो 2 ही को मंजूरी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें कुछ तथ्यों पर विचार कर लेनी चाहिए। पहली बात तो यह कि ये प्रतिबद्धताएं 2070 तक भारत को नेट जीरो उत्सर्जन के बड़े लक्ष्य से जुड़ी हुई हैं, और इस कैबिनेट के ताज़ा फैसले के बाद जारी प्रेस वक्तव्य में भी इस लक्ष्य का उल्लेख किया गया है।